भगत सिंह पंजाब का अजीम बेटा जिसे आज पंजाब फरामोश कर चुका। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के अंदर जन्म लेने वाला अजीम इनकलाबी नौजवान जो 7 समुद्रों पर हुकूमत करने वाली ब्रिटिश जैसी ताकत से टकरा गया, लेकिन उस हुर्रियत पसंद के नाम पर इसकी मां धरती पंजाब में किसी सड़क का नाम नहीं, कोई यादगार नहीं। जबकि इंडिया में आज भी भगत सिंह के नाम पर और भगत सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी मनाई जाती है। जब भगत सिंह ने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमला किया और बॉम्ब गिराया, उस टाइम कायद आजम भी उस असेंबली के अंदर मौजूद थे। लेकिन बाद में भी कायद आजम ने उस हमले की जो कहीं भी मजम्मत नहीं की, बल्कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने असेंबली के अंदर ही बयान देते हुए ये कहा, इजलास से खिताब करते हुए ये कहा कि ये भगत सिंह के एक्शन की मैं हमायत तो नहीं करता, लेकिन इस तरह के हालात वाकयात रुकने चाहिए जो पंजाब के नौजवानों को इस तरह के एक्शन लेने पे मजबूर कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं भगत सिंह की हिस्ट्री पर, उसकी खिदमात पर और एक अजीम शहीद के नाम पर जिसने आज़ादी की उस लड़ाई के अंदर अपना हिस्सा डाला। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डट कर बोलो। आज का टॉपिक हमारा पंजाब के उस नौजवान के नाम जिसे फैसलाबाद की धरती ने जन्म दिया और फिर उसने पूरी दुनिया को दिखाया कि जब आप कोई जंग लड़ने पे आते हैं या जब आप अपने नज़रियात और अपने जो विजन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो चाहे कोई जितनी मर्जी बड़ी सरकार हो, आप फिर सीना तान कर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह की। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और उसे जो है वो लाहौर के इलाके शादमान के अंदर फांसी दी गई। लेकिन तब तक वो पंजाब के नौजवानों के अंदर और हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों के अंदर शोले आज़ादी के भड़का चुका था और सारे लोगों को रास्ता दिखा चुका था कि ये आज़ादी आपको सिर्फ घर बैठे नहीं मिलेगी, ये आज़ादी आपको सिर्फ जो है खतूत और लेटरबाजी और बयानबाजी से नहीं मिलेगी, बल्कि आपको निकलना पड़ेगा और आपको अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों से छीननी पड़ेगी। वहां पे उस टाइम आज़ादी के लिए मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जैसे महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन हर किसी का तरीकाकार डिफरेंट था। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो वो पीस की बात करते थे, वो बयानों की बात करते थे, वो अपनी वो जो है वो मीटिंग्स में और उस पर बात करते थे। जबकि हम अगर बात करें भगत सिंह की, तो वो यकीन रखते थे कि जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे ये आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक आप आज़ादी छीनोगे नहीं ये लोग आपको आज़ादी नहीं देंगे। इसका मतलब ये हरगिज कहीं नहीं था कि वो सिर्फ वायलेंस और वेपन्स को प्यार करते थे, बल्कि वो बहुत सारी किताबों के पढ़ने के शौकीन थे। एक रिसर्च के मुताबिक कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले 250 तक किताबें पढ़ रखी थी और फिर गिरफ्तार होने के बाद 2 साल के अंदर उन्होंने 300 किताबें पढ़ी। ये शो करता है कि वो लिटरेचर को भी पसंद करते थे और ना सिर्फ पढ़ते थे बल्कि 2 किताबें उन्होंने खुद लिखी भी और बहुत सारे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे जिसके अंदर वो अपने नज़रियात और अपने विजन लोगों को बताते रहते थे। बात करते हैं अगर भगत सिंह की हिस्ट्री की, तो 1907 के अंदर ये जवान पैदा हुआ और जब उनकी उम्र 12 साल थी तो जलियांवाला बाग के अंदर जो एक आम कत्ले आम किया गया, जिसमें मुसलमान भी थे, जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें सिख भी थे, जिसमें ब्रिटिश आर्मी की तरफ से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और उनका कत्ल किया गया। उस वाक़े ने जो भगत सिंह को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और भगत सिंह की फैमिली पहले भी आज़ादी की जंग में हिस्सा ले रहे थे और उनकी फैमिली के अंदर फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन उस वाक़े ने भगत सिंह को झिझोड़ के रख दिया। और उसके बाद जब उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर एडमिशन लिया तो उनको अपने माइंडसेट वाले बहुत सारे नौजवान मिले जो आज़ादी की तहरीक के लिए लड़ रहे थे। तो भगत सिंह ने यह बेड़ा उठाया कि उन सब नौजवानों को इकट्ठा करने का और उनको लीड करने का और उनको रास्ता दिखाने का कि किस तरीके से वो आज़ादी की जंग लड़ सकते हैं उन अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसी दौरान इन तमाम नौजवानों ने गांधी की तरफ से स्टार्ट की गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया और उसमें पूरा पूरा हिस्सा लिया। लेकिन जब बाद में जो है वो गांधी की तरफ से इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया तो फिर 1926 के अंदर इन तमाम नौजवानों ने एक अपनी जमात का आगाज किया जिसको लीड भगत सिंह कर रहे थे, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। और उसके बाद 2 साल के बाद जब इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के तमाम जो मेन लीडरशिप थी
वो गिरफ्तार हो गई और वो जेल में थे, तो भगत सिंह ने उसका बेड़ा उठाया और उसको दोबारा से मुलज़्ज़म किया और उसके नाम के अंदर एक और वर्ड ऐड किया सोशलिस्ट का, और इसका नाम बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA के नाम से भगत सिंह ने इसको चलाया, क्योंकि भगत सिंह सोशलिज्म पे यकीन रखते थे। भगत सिंह का मानना था कि टॉप पर कोई भी बैठा हो, चाहे वो कोई ब्रिटिश हो, चाहे वो कोई हिंदुस्तानी हो, जब लेकिन अगर नीचे वाले लोगों के साथ आपका सलूक अच्छा नहीं है, किसानों को और जो आपके लेबर है उनके साथ अगर सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारों की इक्वेलिटी पे बिलीव करते थे और उसके बाद फिर उन्होंने इसी चीज की जंग लड़ी। फिर इसके बाद वो वाकया जो रीजन बनता है भगत सिंह की गिरफ्तारी का और भगत सिंह के पीछे जब ब्रिटिश सरकार पड़ती है, वो ये होता है कि जब साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आता है और इंडिया के बंटवारे की और मुस्तकबिल के फैसले करने की बात करता है, तो वहां पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आज़ादी के मुतवाले वहां पर एहतजाज करते हैं और स्ट्राइक करते हैं, जिसके अंदर वहां पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया जाता है, जो कि जेम्स कॉर्ड की तरफ से होता है, जिसके अंदर लाला लजपत राय नामी जो एक पॉलिटिकल वर्कर होते हैं उन पे बहुत सारी लाठियां बरसाई जाती है और वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए बाद में शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद भगत सिंह ये इरादा करता है और ये अहद करता है कि उनके उस कत्ल का जो है वो बदला लिया जाएगा पूरी तरीके से, और इसके लिए वो और उसके साथ दोस्त मिलकर 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट को कत्ल करने के लिए जो है वो निकलते हैं, और इसी के अंदर गलत आइडेंटिटी की सूरत में वो जॉन सैंडर्स नामी 21 साल नौजवान को कत्ल करते हैं स्कॉट समझकर। और उसके बाद साथ साथ चरण सिंह जो कि एक इंडियन ऑफिसर होते हैं लेकिन वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब वो इनको गिरफ्तार करने के अंदर के लिए पीछे आते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से सेल्फ डिफेंस के अंदर उनको कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है इस सारे वाक्य को लाहौर कंस्पिरेसी का नाम दिया जाता है। और अगर आगे बात करते हैं तो वहां पे ब्रिटिश सरकार जो है वो पूरी तौर पर एक सर्च ऑपरेशन करती है भगत सिंह को अरेस्ट करने के लिए, और पूरे लाहौर के अंदर ये सर्च ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन उस टाइम तक भगत सिंह जो है वो कलकत्ता के लिए फरार हो चुके होते हैं और वो यहाँ से लाहौर से कलकत्ता ट्रैवल कर जाते हैं, और फिर कंटिन्यूसली ये 2 साल तक छुपते छुपाते रहते हैं। और फिर आता है अप्रैल 1929, जब वो सेंट्रल असेंबली जो कि आज की इंडियन पार्लियामेंट है उस पर हमला करते हैं और उसके अंदर बम गिराते हैं, और ये इसमें इसका साथ देते हैं इनके दोस्त बटू केशवर दत्त। और जब ये बम गिराने के बाद ये नारे लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये जो बम गिराते हैं ये बेसिकली जो किसी को जान को नुकसान पहुंचाने का इनका मकसद हरगिज नहीं होता, वो खाली जगह पे गिराते हैं और लो इंटेंसिटी बम गिराते हैं, ताकि इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के कान खोले जा सके और अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। और फिर ये बम गिराने के बाद वहां से ये फरार नहीं होते बल्कि वहीं पर ये गिरफ्तारी दे देते हैं, और इनके गिरफ्तार होने के बाद इनका मकसद ये होता है कि अपनी आवाज़ को उठा सकें और पूरी दुनिया को बुलंद कर सकें। वो जो इंडियन कोर्ट्स होती हैं, जो उस टाइम ब्रिटिश कोर्ट्स वो चला रहे होते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं पूरी दुनिया के अंदर अपनी आवाज़ उठाने के लिए और अपने मौक़िफ़ को पहुंचाने के लिए। उसी तरह जब उनका ट्रायल शुरू होता है तो ट्रायल बहुत स्लोली चल रहा होता है, और ब्रिटिश आर्मी की ये कोशिश होती है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी चलाया जा सके और इनको जो है वो सजाए मौत दी जा सके। और फिर ये कोर्ट के अंदर चलने वाले अपने ट्रायल के अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं, और फिर दुनिया देखती है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक करते हैं, जो कि 116 दिन की चलती है हंगर स्ट्राइक भगत सिंह की जानिब से। और इस सारे टाइम के दौरान फिर इनका जो बाहर जो फ्रीडम फाइटर्स जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग होते हैं, उनको सारों को उठाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनमें से कुछ लोग बिक जाते हैं, क्योंकि हमेशा ये गद्दार पाए जाते हैं और फिर अपने लोग ही बिकते हैं और गद्दारी करते हैं, और वो कुछ लोग वादा माफ गवाह बन जाते हैं और बाद में इनके अगेंस्ट बयान देते हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर बयान देने के बाद जो है वो इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। इनकी फांसी को इलीगल इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि वो ट्रायल जिन कोर्ट्स के अंदर चल रहा होता है उस टाइम वाइसराय इरविन जो होते हैं एक नई कोर्ट स्पेशल कोर्ट का जो है वो बनाते हैं उसको, और उसके अंदर इनके केस को लेके जाते हैं, जबकि उस कोर्ट की ना तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अप्रूवल देती है ना ही उस टाइम की इंडियन पार्लियामेंट अप्रूवल देती है, जिस वजह से वो टोटली तौर पर इस सारे प्रोसीजर को इलीगल कहा जा सकता है और इनकी फांसी को इलीगल कहा जा सकता है। उस टाइम उनके ऊपर प्रेशर ये होता है कि वो अंदर बैठे हुए फेमस होते जा रहे होते हैं और इंडिया के लोगों के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर लोगों के दिलों के अंदर वो घर करते जा रहे होते हैं और वो सबकी आवाज बनते जा रहे होते हैं। फांसी से सिर्फ 5 दिन पहले जो इनके वकील होते हैं 18 मार्च 1931 के अंदर वो इनके पास जाते हैं और इन्हें कहते हैं कि सिर्फ आप एक मर्सी पिटीशन फाइल कर दें
और मर्सी पिटीशन फाइल करने के बाद आप यहाँ से निकल आएंगे और आपको फांसी नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर भी भगत सिंह कहते हैं, उसको ठुकरा देते हैं और वो अपनी मर्सी पिटीशन नहीं लिखते। वो पिटीशन जरूर लिखते हैं और वो लिखते हैं गवर्नर पंजाब के नाम, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, मुझे किसी तरह की कोई जो है वो रहम की भीख नहीं मांगता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मुझे आप जो है वो फांसी देने के बजाय गोली मारकर कत्ल करें, मुझे शूट करें। लेकिन उनकी वो बात भी नहीं मानी जाती और फिर वो सब ने देखा कि जो डिसाइडेड होता है 24 मार्च को फांसी देने का, वो लोगों के हजूम को रोकने के लिए और लोगों की जो लोग क्योंकि उनके लिए निकल रहे होते हैं उसको रोकने के लिए उनको एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। और इस तरीके से वो 25-26 साल नौजवान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो अपनी 25 साल जिंदगी के अंदर बहुत काम कर जाता है और बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर घर कर जाता है। वो खुद तो चला जाता है, लेकिन वो एक फ्रीडम, एक आज़ादी की जो जंग और उसकी जो गरमाइश लोगों के दिलों के अंदर गरमा के जाता है। और फिर देखते हैं कि 1947 के अंदर हिंदुस्तान को इस ब्रिटिश पार्लियामेंट से आज़ादी मिलती है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल उस नौजवान का होता है कि वो एक लम्हा के जिस लम्हे में भगत सिंह ने शहीद होने का बेड़ा उठा लिया होगा, वतन के नाम पर इस सरफरोश ने खुद ही गले में फांसी का फंदा लगा लिया होगा। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी फीडबैक जो है कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।